इतना सिंपल है। ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है। ये कौन सा है? ये यूरेनियम है, और ये यूरेनियम ब्रेक कर रहा है किसमें? ये आपका होता है 56 Ba141, और ये क्या होता है 36 क्रिप्टन 92, और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलती है। जैसे ही आप रिएक्शन देखेंगे ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा तो यूरेनियम का फिजन हो रहा है। तो ये 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट आर। भैया न्यूट्रॉन है यार, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, और एक कदम एडवांस की तरफ मेरे बच्चों। देखो भाई, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें यह सोचकर निराश मत होइए कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपसे बहुत आगे है और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा ये कहना है कि आपको जहां तक रास्ता दिखाई देता है, पहले आपको वहां तक चलना चाहिए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपको नया रास्ता दिखाई देगा, और इस तरह से टुकड़े टुकड़े वाले जो रास्ते होते हैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। और अंतिम में जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो आप अपने ऊपर एक प्राउड फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो यह सोचकर बिल्कुल निराश नहीं होना है कि मेरा लक्ष्य मुझसे बहुत दूर है। बस ये करना है कि जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है पहले आप वहां तक चलिए, और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको नया रास्ता दिखाई देगा। तो घबराइए मत, लक्ष्य की तरफ चलिए। हेलो इंजीनियर, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक मिशन की तरफ चल रहे हैं, और वो हमारा मिशन है IIT JEE 2025 99+%। इसमें थोड़ी सी हेल्प मेरी तरफ से भी आपके लिए की जा रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन कर चुके हैं, डुअल नेचर के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग एटम और न्यूक्लियाई की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैंने सबसे पहले 4 ईयर का स्लॉट डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम लोग सभी चैप्टर के लास्ट 4 ईयर के करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2020 से पीछे की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रखना बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है इसके जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं मेरे बच्चों, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और ये जो सीरीज चल रही है इसके सभी लेक्चर को कंटिन्यू देखना है। थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ये PYQ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप PYQ को सॉल्व करते हैं, 2024 को देखिए, 2023 को देखिए, 2022 को, 2021 को देखिए, इसमें आप ये महसूस करेंगे कि क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो फॉर्मूला यूज होता है वो सिंपल कॉन्सेप्ट पर यूज होता है मेरे बच्चों। तो आप अपने एक फॉर्मूले की सीट मेंटेन करके रखिए, और उस फॉर्मूले में जो भी नया कॉन्सेप्ट यूज होता है मेरे बच्चों, उस नए कॉन्सेप्ट को आपको जल्दी से अपडेट कर देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने मिशन की तरफ। तो चलो भाई फिर स्टार्ट करते हैं अपने एटम और न्यूक्लियाई का 2024 का PYQ। देखो, हम लोग जो IIT JEE का PYQ कर रहे हैं, और इसमें मैंने आपको हमेशा बताया है मेरे बच्चों कि जब आप PYQ करते हो तो आप एक फॉर्मूले की सीट को मेंटेन करिए। अब हमारा यहां से एटम और न्यूक्लियाई की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आप फिर से एक फॉर्मूले की सीरीज स्टार्ट करेंगे, और उस फॉर्मूले की सीरीज जो आप मेंटेन करेंगे अपने वर्कशीट पर, जब भी मैं कोई नया फॉर्मूला बताऊं, जब भी मैं कोई नया कॉन्सेप्ट बताऊं,
आप वहां पर अपडेट कर लेंगे और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं मेरे बच्चों, वो क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस ही होते हैं। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सेकेंड थिंग, जैसे कुछ टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, जो सीबीएसई बोर्ड 12th क्लास का सिलेबस है उसमें जो है आईआईटी जेई का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो अलग सिलेबस है, इट मींस जो 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, जब मैं उसके क्वेश्चन कराता हूं तो फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, तो आप लोग उसका कॉन्सेप्ट भी रेडी कर लेंगे। और अगर आप ड्रॉपर बैच से हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए जरा हम लोग चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, A nucleus at rest disintegrate into two smaller nuclei with their masses in the ratio 2:1। भैया एक न्यूक्लियाई है और इस न्यूक्लियाई को हमने ब्रेक कर दिया, तो जब ब्रेक किया तो इसका जो मास है वो 2:1 में चला गया। क्या कह रहा है, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन दे विल मूव। भैया डिसइंटीग्रेशन होने के बाद यार किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो आप एक बात बताओ यार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है ना भाई, डिसइंटीग्रेट होने से पहले का मोमेंटम और डिसइंटीग्रेट होने के बाद का मोमेंटम दोनों सेम होना चाहिए। तो डिसइंटीग्रेट होने से पहले तो मोमेंटम 0 है ना भाई, रेस्ट पर है पार्टिकल, बोला गया है अ न्यूक्लियस एट रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के इक्वल होगा मेरे बच्चों, और पी इनिशियल आपका 0 है, पी फाइनल दोनों जो हमारे न्यूक्लियाई हैं M1V1 प्लस M2V2। तो अगर मैं देखूं मेरे बच्चों तो ये हो जाएगा M1V1 इक्वल टू माइनस M2V2। अब आपको दे रखा है M1/M2 का रेशियो गिवन है मेरे बच्चों -V2/V1। तो -V2/V1 कितना आ गया, M1/M2 जो कि कितना है 2/1 है। ये -V2/V1 की वैल्यू आ गई। तो मेरे बच्चों V1/V2 कितना हो गया, V1/V2 -1/2। और माइनस यहां ये बता रहा है कि दोनों अपोजिट जाएंगे, इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर रहा क्वेश्चन। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते, एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता मेरे बच्चों। क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और जब आप जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं और एग्जाम हॉल में इस टाइप की कैलकुलेशन आ जाए तो थोड़ा सा टेम्परेचर तो दिमाग का रेज हो ही जाएगा। कैसे है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के नंबर हैं भाई, ठीक है ना। देखो क्या बोला गया है, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन डीप इन द सन इज EH। मतलब ये हुआ भैया, हाइड्रोजन का जो फ्यूजन है इससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको मैं EH बोल रहा हूं। कितना बोल रहा हूं भाई मैं, EH। कितने से, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन से भाई, ठीक है। अब देखिए जरा मेरे बच्चों, वो ये कह रहा है कि 2 किलोग्राम यूरेनियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो EU है। तो भैया आप मेरे को EH/EU का रेशियो बता दो यार। टोटली यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कैलकुलेशन हमारे ज्यादा करनी पड़ती है, तो टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं, कभी कभी हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन तो हमें आ रहा है लेकिन कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा मेरे बच्चे, तो हम क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चल सकते हैं। बट फिलहाल हम लोग इसको करते हैं, जरा देखिए कैसे। इसमें देखो भैया, जो हाइड्रोजन की आपकी रिएक्शन है, हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है इसमें बोला गया है 4 1H1 प्लस 2E इक्वल टू 2He4 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 6 गामा और 26.7 MeV। भैया 26.7 MeV की एनर्जी निकल रही है। कब,
कब एनर्जी निकल रही है? जब 4 हाइड्रोजन, ये आपके पास कितने हाइड्रोजन है भाई? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन का अगर मैं फ्यूजन करा रहा हूं तो मेरे को एनर्जी मिल रही है कितनी? 26.7 MeV। मतलब मैं ये बोल रहा हूं यार, 4 हाइड्रोजन एटम से एनर्जी मिल रही है 26.7 MeV। तो मेरे बच्चों, एक हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी मिलेगी? 26.7 by 4 MeV। ये मैंने निकाल लिया कि एक हाइड्रोजन से कितनी एनर्जी मिलेगी। अब मेरे पास कितने हाइड्रोजन है? तो मेरे को 2 किलोग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 किलोग्राम। तो इसका मतलब मैं अब 2 किलोग्राम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालूंगा, और एक हाइड्रोजन एटम से इतनी एनर्जी निकल रही है, तो यार 2 किलोग्राम में जितने हाइड्रोजन होंगे ना, सीधे उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। आइए जरा देख लेते हैं कैसे होगा भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले निकालो मोल। मोल कितना होगा भाई 2 किलोग्राम में? मोल क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है? 2 किलोग्राम दे रखा है, तो ग्राम में कितना हो जाएगा? ये 2000 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हाइड्रोजन का? 1। इसका मतलब 2000 मोल आ गए भाई, 2000 मोल। और एक मोल में कितने एटम होंगे? तो एवोगाड्रो नंबर दे रखा है भाई, एक मोल में इतने एटम्स होंगे, तो आपके पास तो 2000 मोल है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा इस तरीके से मेरे बच्चे। कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा N ऑफ H एटम। N ऑफ H एटम कितना हो जाएगा भाई? 2000 मोल है आपके पास, और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से आपने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लिया, और जब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया तो आपने देखा है ना यार, एक हाइड्रोजन एटम से इतनी एनर्जी निकल रही है, तो इतने हाइड्रोजन एटम से टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी? अब आ गया जो हमें EH देखना है। EH आ गया मेरे बच्चे कितना? EH आ गया यहां पर, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू 6.023 10⁻23। और भैया एक की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 26.7 by 4। आप इसको अभी सॉल्व मत करिए, ऐसे रख दीजिए, क्योंकि मेरे को EU भी निकालना है मेरे बच्चे। तरीके को समझो जरा, EU भी निकालना है, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो भैया हाइड्रोजन से तो देख लिया हमने कि 2 किलोग्राम हाइड्रोजन से इतनी एनर्जी निकलेगी। अब देखिए जरा, इधर की तरफ आते हैं हम लोग। यूरेनियम की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो यूरेनियम कितना है? यूरेनियम भी 2 किलोग्राम है, और आपको इसमें साफ साफ बोला गया यूरेनियम की रिएक्शन में 200 MeV की एनर्जी मिल रही है। मतलब ये बोला गया यार कि एक यूरेनियम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट, मैं पहले ये देख लूं कि भैया मेरे 2 किलोग्राम यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम आएंगे। तो फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ यार, मोल कॉन्सेप्ट लगाओ मेरे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। यूरेनियम की बात कर रहे हैं अब हम, यूरेनियम की बात करेंगे तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा यहां पर? देखो जरा, अब अगर हम यूरेनियम की बात करें तो मोल निकालो। सबसे पहले मोल निकालोगे तो कितना हो जाएगा यूरेनियम के लिए? मोल अगर आप निकालते हो तो मास अपॉन मोलिकुलर मास, और मास कितना है इसका? 200 ग्राम, सॉरी 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 235, इतने मोल आ गए। और भैया टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 है, और मेरे पास तो इतने मोल हैं, तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 235, ये टोटल नंबर ऑफ मोल। और एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 इतने यूरेनियम एटम हैं। और एक यूरेनियम एटम से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो भैया टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? यूरेनियम की टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? EU, यूरेनियम की टोटल एनर्जी। टोटल यूरेनियम कितने हैं आपके पास भाई? टोटल यूरेनियम देखो मेरे बच्चों, टोटल यूरेनियम को देखो, इतने मेरे पास टोटल यूरेनियम है, और एक यूरेनियम से 200 की एनर्जी निकल रही है, तो इसको मैं 200 कर दूंगा। ये मेरे पास EU आ गया, और ये मेरे पास EH है, ये EH है। दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? इस हिसाब से करना था। क्वेश्चन बहुत आसान था, नो डाउट।
थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको बैलेंस करना था। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपको वहां देखना है कि इस क्वेश्चन पर मैं कितना टाइम खर्च कर सकता हूं। ठीक है ना। चलिए आइए जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी तो हमें करने हैं ना। तो मान लो उस क्वेश्चन में हमने टाइम बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, और ऐसे दो चार क्वेश्चन और भी हैं, अलग अलग चैप्टर से भी हो सकते हैं जो बहुत आसान हो, और वो उस क्वेश्चन के करने के चक्कर में अगर ये वाले रह गए तो यार अफसोस रह जाएगा। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके चलना चाहिए मेरे बच्चों। देखो जरा क्या बोला गया है, अ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन एन एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में। हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम कहां है? ग्राउंड स्टेट में। देखिए अब ये हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में n = 1 होता है और एनर्जी -13.6 eV। अब क्या कह रहा है वो, हमने इसको कितनी एनर्जी दे दी? 10.2 eV की एनर्जी दे दी। तो जब मैं इसको 10.2 eV की एनर्जी दूंगा तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, n = 2 में जो एनर्जी होती है आपकी वो होती है -3.4, और n = 3 में जो एनर्जी होती है वो -1.5। ये हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं ग्राउंड स्टेट से 10.2 की एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? सेकंड स्टेट में, क्योंकि 13.6 ग्राउंड में है और 3.4 आपका सेकंड स्टेट में है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10.2 का। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां पहुंचेगा, 10.2 eV का गैप है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है? सेकंड स्टेट में है। ठीक है। अब जब सेकंड स्टेट में है तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन विल बी एमिटेड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है? तो भैया स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है, देखो जरा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अपडेट कर लेना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होगा मेरे बच्चे वो होता है n × n-1/2। n × n-1/2 इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा n2 - n1। अभी बता देता हूं दोनों कैसे अप्लाई करेंगे। यहां पर n जहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो कहां से गिर रहा है? सेकंड स्टेट से। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, आंसर 1 आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते एक कदम एडवांस की तरफ होता। और अगर आप इस वाले फॉर्मूले से देख रहे हैं मेरे बच्चे, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा? सिग्मा n2। n2 होता है जहां से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, और n1 होता है जहां पर गिर रहा है। तो भैया 2 से कहां गिरेगा? 1 में। तो भैया सिग्मा 2 - 1 दैट इज 1 का सिग्मा तो 1 ही आएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते थे। बहुत सिंपल हो जाता। चलिए इसमें क्या बोला गया? बहुत सिंपल है ये भी यार। इसमें जो है आपको एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। 1 ग्राम से कितनी एनर्जी बनेगी? भैया एनर्जी का फॉर्मूला क्या है यार? एनर्जी का फॉर्मूला E = Δ-mc²। अब आपको डेल्टा m दे रखा है कितना? 1 ग्राम। भैया इसे किलोग्राम में कर लो, क्योंकि सी में लेने वाला हूं मीटर पर सेकंड में। तो भैया मास मेरे को किलोग्राम में लेना पड़ेगा सीधे सीधे। ये भी क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन का है, सिंपल। ये हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मेरे बच्चों। तो एनर्जी आ जाएगी कितना? 10⁻³ 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। mc² हो गया। अब आप देखो जरा, ये जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चों, ये आंसर जूल में आएगा, क्योंकि mks में चल रहा है और हमसे आंसर पूछा गया है MeV में। तो आप क्या करेंगे? जूल को MeV में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1.6 मेरे बच्चों, 1.6 × 10⁻³ -13 से करेंगे, क्योंकि MeV में करना है। अगर EV में करना होता तो -19 लगाते। अब यहां से इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ना यार, आपका जो आंसर है ना, ये ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। और 100% आप JEE एडवांस की तरफ देख लो भाई। क्वेश्चन कितने सिंपल आ रहे हैं। 2024 के JEE मेंस के PYQ करा रहा हूं। आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहां आए हुए हैं। JEE मेंस में आए हुए हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना। आइए जरा चलते हैं।
चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये भी बहुत सिंपल हो गया यार, मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है। और मास डिफेक्ट हम पहले तो ये बताओ निकालते कैसे हैं। मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं भाई, जैसे आपको एक ZXA एलिमेंट दे दिया, ZXA एलिमेंट दे दिया। अब ZXA एलिमेंट दे दिया तो इसमें आप देखिए कितने प्रोटॉन है Z, तो प्रोटॉन की वजह से मास इतना हो जाएगा, प्लस न्यूट्रॉन की वजह से मास कितना होगा, कितने न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर, A माइनस Z। भैया टोटल मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा दो, कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो प्रोटॉन की वजह से मास प्लस न्यूट्रॉन की वजह से मास, प्लस 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 नहीं करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा कितना भैया, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये होता है आपका मास डिफेक्ट। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने एटम और न्यूक्लियाई का बेसिक लेक्चर नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और आप वहां से पहले एटम और न्यूक्लियाई के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो मैंने बेसिक थ्योरी बताई है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन वहां सॉल्व हो गए हैं, ऐसा महसूस होगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा टफ नहीं है। तो अगर आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप जाइए वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, वहां से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो भैया कैसे निकालते हैं मास डिफेक्ट यार, प्रोटॉन की वजह से मास प्लस न्यूट्रॉन की वजह से मास माइनस न्यूक्लियस का मास। तो भैया इसमें क्या है देखना जरा, 5b12, 5 प्रोटॉन होंगे और 7 न्यूट्रॉन होंगे। अरे एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर 12 है, तो 7 न्यूट्रॉन हो गए मेरे बच्चे। तो देखो 5 प्रोटॉन का मास प्लस 7 न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें बताना है बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी होता है मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट ये हो गया और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करते एक कदम एडवांस की तरफ, ठीक है। आइए जरा चलते हैं भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, जब आप लोग न्यूक्लियाई पढ़ते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे बच्चों, आप जाइए और जाके जो बेसिक लेक्चर है, जो फंडामेंटल लेक्चर है आपका एकेडमिक लेवल का, आप उसे जरूर देखिए। और अगर आप लोगों ने देख रखा है तो देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल है। ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन है। ये कौन सा है, ये यूरेनियम है, और ये यूरेनियम ब्रेक कर रहा है किसमें, ये आपका होता है 56 Ba141, और ये क्या होता है 36 क्रिप्टन 92, और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलती है। जैसे ही आप रिएक्शन देखेंगे ना, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा तो यूरेनियम का फिजन हो रहा है। तो ये 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। तो इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट आर। भैया न्यूट्रॉन है यार, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, और एक कदम एडवांस की तरफ मेरे बच्चों। चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। ये जो क्वेश्चन है भाई, इसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन है और आपको क्या बताना है, मास डिफेक्ट बताना है। आप क्वेश्चन को देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस इज 18 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियर मास। इसका मतलब मास डिफेक्ट ही बताना है। तो एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है मेरे बच्चों कितना, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एनर्जी कितनी है 18 इंटू 10 टू दी पावर 8 है यार, डेल्टा एम। सी कितना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर। तो जब आप यहां से डेल्टा एम निकालेंगे तो 18 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना 8 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मास आएगा किलोग्राम में, और आपको गिवन है माइक्रोग्राम में। और आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, 1 माइक्रोग्राम में कितने 10 टू दी पावर माइनस का 9 किलोग्राम होता है। ठीक है, कैसे निकाला मैंने ये देख लो। 1 माइक्रोग्राम इक्वल टू, माइक्रो है तो 10 टू दी पावर माइनस 6 ग्राम हो जाएगा, और आपको पता है 1 ग्राम में 10 टू दी पावर माइनस 3 किलोग्राम होते हैं, तो ओवरऑल 10 टू दी पावर माइनस 9 किलोग्राम। तो जब भैया आपको किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप, 10 टू दी पावर माइनस 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 18 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 16, स्क्वायर है ना यहां पर, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो आंसर 20 माइक्रोग्राम आएगा और 100% एक कदम एडवांस की तरफ होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मेरे बच्चे। ये देखो भाई, ये आपको क्या बोला गया इसमें, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज। मैंने आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का केस समझा रखा है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो बेसिक लेक्चर है उसमें सारी बातें बताई गई हैं। फिर भी 1/λ इक्वल टू होता है फॉर्मूला आर रिडबर कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 तो ये होता है जहां इलेक्ट्रॉन गिर रहा होता है मेरे बच्चों, सभी को पता है, और n2 जहां से गिर रहा होता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है भाई hc/λ इक्वल टू डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। तो जब आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे तो डेल्टा ई जो होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो डेल्टा ई शॉर्टेस्ट कितना हो सकता है, मान लो जैसे आप पहली स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गिरा रहे हो, तो सबसे छोटा गैप कहां से बने, जब 2 से गिराओगे, 3 से गिराओगे तो गैप बड़ा हो जाएगा ना। सबसे छोटा गैप क्या होगा, जस्ट उससे एक ऊपर वाले ऑर्बिट से गिरा दो आप। अच्छा, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, सबसे कम होगा। तो लॉन्गेस्ट के लिए जो आपका n2 होगा वो n1 से जस्ट एक ऊपर, लेकिन जब शॉर्टेस्ट निकालेंगे तो गैप सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे ज्यादा के लिए कहां से गिराएंगे, इंफिनिटी से। तो n2 इंफिनिटी हो जाएगा और n1 एज पर द सीरीज। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जब आप लॉन्गेस्ट निकालेंगे, अपडेट कर लेना इसको, लैम्डा लॉन्गेस्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं, n1 जो होगा वो तो सीरीज के अकॉर्डिंग कि भाई आप लाइमन का निकाल रहे हैं, बामर का निकाल रहे हैं, पास्चन का, और जो n2 होगा वो n1 + 1, क्योंकि तभी शॉर्टेस्ट एनर्जी बनेगी लॉन्गेस्ट के लिए। अच्छा, अब आपको अगर मान लो लैम्डा शॉर्टेस्ट निकालना है, तो लैम्डा शॉर्टेस्ट के लिए क्या होता है भाई, क्या होता है, n1 जो होगा वो एज पर द सीरीज, जिस सीरीज में गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, और n2 जो होगा वो इंफिनिटी। ये आप ध्यान रखना, तभी एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा बनेगा। अब आइए जरा इधर चलते हैं हम लोग। अब आपको बताना है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पास्चन सीरीज। आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो भैया पास्चन के लिए तो n1 कितना होता है, पास्चन के लिए n1 3 होता है। भैया n1 जब 1 होगा तो लाइमन, 2 होगा तो बामर, 3 होगा तो पास्चन, और n2 जस्ट ऊपर से गिराना है आपको। तो ऊपर से जब आप गिराओगे तो 3 के ऊपर क्या 4 से ही गिराएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, n1 आपका 3, n2 आपका 4, आर दे रखा है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना लैम्डा का रेसिप्रोकल जरूर कर देना लास्ट में, तो भैया ये जो आंसर आएगा सीधे सीधे ये मैच कर जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें देखो भाई, फिर ये शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट पर आ गया ये। The ratio of the shortest wavelength of Balmer series to the shortest wavelength of Lyman series for hydrogen atom। होता क्या है, जो सभी सीरीज होती हैं, चाहे लाइमन हो या बामर हो या पास्चन हो या ब्रैकेट हो या पी फंड हो, इन सब का जो शॉर्टेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1:4:9:16:25 ये होता है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। n1 एज पर द सीरीज, n2 इंफिनिटी होता है। तो मेरे बच्चों देखो जरा, अगर आपको क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर का और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका, लाइमन का, इसमें रेशियो पूछा गया, तो साफ साफ पता चल रहा है यार, लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा लाइमन कितना आ गया, ये आ गया 4/1। तो आंसर सीधे सीधे फॉर्मूला बेस है यार। जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो कितना हो गया, ये 4:1 हो गया मेरे बच्चे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर मोमेंटम बताना है आपको। तो आप लोगों ने जो बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है मेरे बच्चों, यही बात तो बोहर ने बताई है। कितना, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh/2π, nh/2π। अब रेडियस के फॉर्म में बताना है, तो आप रेडियस का फॉर्मूला लिख लो। देखो ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, n पर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो जब हम रेडियस देखते हैं तो मेरे बच्चे क्या होता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रेडियस।
और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रेडियस। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही होता और एक कदम एडवांस की तरफ होता। चलिए भैया आगे की तरफ। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया, देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस, एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज जेड, करेक्ट रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी को पता है, ये मैंने आपको बताया भी था। जब आप लोग बेसिक लेक्चर देखेंगे ना यार, सारी बातें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। ये हमारा पीवाईक्यू का वन शॉट चल रहा है, तो इसमें हम सीधे सीधे फॉर्मूले पर चल रहे हैं। तो होता क्या था कि जो टोटल एनर्जी होती थी मेरे बच्चों, टोटल एनर्जी होती थी माइनस ऑफ काइनेटिक, ठीक है। और इसी तरीके से वहां मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एनर्जी होती है आपकी, जो टोटल एनर्जी होती है वो U/2 होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ट्वाइस E इक्वल टू U हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए भैया क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। भैया आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, और कहां बताना है, फोर्थ ऑर्बिट में। अरे भैया कहीं बता दो यार, फोर्थ ऑर्बिट में कितना हो जाएगा। अभी तो देखा एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना, NH/4 पाई, और n की जगह मैं रख दूंगा 4। यार ये जेई मेंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं ये, जेई मेंस के। H/2 पाई होता है ये, क्षमा चाहता हूं मैं, H/2 पाई होता है, जल्दी में लिख दिया ये H/2 पाई। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका सिंपल 2H/पाई। तो ये जो बोहर का पोस्टुलेट था, इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। ऐसा ऑप्शन आपका ए है। ए को क्लिक करते एक कदम एडवांस की तरफ। कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, देखो आप। नेक्स्ट भैया, इसमें भाई देखो जरा, आपको ये रिएक्शन दी हुई है कौन सी, यूरेनियम की फिजन की रिएक्शन है फिर से। और यूरेनियम के फिजन में जो प्रोडक्ट निकलते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ये होता है 56 Ba144 36। बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है यार, फालतू की ये रिएक्शन हम देखेंगे ही नहीं, सीधे मेरे को पता चल रहा है ये सिंपल। भैया सीधे क्लिक करो और एक कदम एडवांस की तरफ। फिजन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट भैया, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन सभी स्टेटमेंट को देखकर आपको बताना है कि कौन सा सही है। आइए जरा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h। बिल्कुल सही है, h बार। h बार जो होता है ना मेरे बच्चे, ये जो होता है h बार, इसको मैं H/2 पाई बोलता हूं। तो ये पता होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में बिल्कुल सही है, इंटीजर मल्टीपल होता है H/2 पाई का। 100% ये सही है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल सही है यार, न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है मेरे बच्चे। 100% सही है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट। भाई साहब ये भी सही है यार, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल एंड चार्ज इंडिपेंडेंट। अब देखो, अगर आप चार्ज इंडिपेंडेंट को देखते हो तो ऐसा लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन इसने बोल रखा है सेंट्रल। भैया न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल होते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप देखिए जरा कैसे कर सकते थे, ए बी सी तीनों को पकड़िए और उसके साथ डी नहीं आना चाहिए। भैया यहां पर भी डी आ गया। ए बी सी कहां है, तीनों एक साथ। ए बी सी तीनों एक साथ कहां पर है, एक तो डी में है और एक ई में है। और आपको साफ पता चल रहा है डी और सी में से। भाई देखो ये ऑप्शन तो गलत है, तो इसका तो खेल खत्म। इसका मतलब ये 100% सही हो जाएगा। बिना ई को पढ़े भी आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें बोला गया स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पैकिंग फैक्टर। बिल्कुल सही है यार। पैकिंग फैक्टर जो होता है वॉल्यूम के रेशियो को बताता है, तो जितना वो कम होगा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बिल्कुल सही है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी पता था तब भी कर सकते थे, क्योंकि आपने ए बी सी तीनों सही कर लिया। अब आप देखिए ए बी सी कहां कहां पर है, एक साथ सी में और डी में है। तो सी और डी में है, तो भाई इस ऑप्शन में जो डी है वो गलत है। तो इसका मतलब यार यही तो सही होगा। दिमाग का खेल था, लॉजिक लगा सकते थे। ये देखो भैया, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट टू एमिट
रेडिएशन इन बामर सीरीज इज नियरली। अच्छा, बामर सीरीज में एमिशन कब होगा? बामर सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो वो ऑर्बिट होती है 2, n1 की वैल्यू 2 होती है भाई, सेकंड में गिराना होता है। और कम से कम कहां से गिराओगे? ऊपर से ही तो गिराओगे, तो कहां से? 3 से तो कम से कम गिराओगे ना, थर्ड ऑर्बिट से मेरे बच्चे। तो आप कहां से गिराओगे भाई? n2 इक्वल टू 3 से गिराओगे। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर देखें तो ग्राउंड स्टेट से कम आपको बामर में अगर जाना है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना होगा, फिर वो यहां गिरेगा तो बामर एमिशन होगा। तो यहां -13.6 और यहां पर -1.51। तो भैया जो डिफरेंस होगा, सबसे कम डिफरेंस जो बनेगा वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इतना होना चाहिए बामर सीरीज के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलो भैया बहुत सिंपल है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भैया ये न्यूक्लियर के साइज से है, और न्यूक्लियर के साइज की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3। अब आपको बताना है द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद मास नंबर 192। मतलब ये हुआ R1, R हो गया, R2 मेरे को बताना है, R2 मेरे को कितना बताना है? R/2 हो गया ये। तो भैया R किसका है? R है 192 का, और ये मेरे को बताना है कि ये वाला किसका होगा, इसका मास नंबर मेरे को बताना है, और इसकी पावर 1/3। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2 इक्वल टू 192/A2 की पावर 1/3। बोथ साइड क्या कर लेंगे? क्यूब। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 8 इक्वल टू 192/A, और 1 इक्वल टू 192/8। और जब आप सॉल्व करेंगे 24 इज करेक्ट आंसर। सिंपल, आपको यार इस फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। R1 रेडियस R है, A1 आपको 192 दे रखा है, इस तरीके से कर सकते हैं। R2 आप हाफ एज्यूम कर लो, मास नंबर आप बता दो भैया कितना होगा, सीधे सीधे। चलिए भैया देखो, if the wavelength of first member of Lyman series of hydrogen atom is lambda, the wavelength of the second member, पहला मेंबर कब बनेगा भाई? लाइमन की बात चल रही है ना, तो लाइमन की जब बात चल रही है तो जब n1 तो 1 होगा लाइमन के लिए, n2 इक्वल टू 2 से गिरेगा तो पहला मेंबर बनेगा, और जब 3 से गिरेगा तो दूसरा मेंबर बनेगा। तो अगर हम देखें जरा, देखना जरा, देखो मेरे बच्चों भाई 1/λ इक्वल टू R, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/λ इक्वल टू R। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 3/4, और इसको अगर देखें तो लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4/3R। इक्वेशन नंबर 1, पहले मेंबर की जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरे मेंबर के लिए चलते हैं, वही तो कैलकुलेट करना है। तो दूसरे मेंबर को सीधे हम क्या कर देते हैं? 1/λ2 लिख देते हैं। R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ कहां से गिराऊंगा? 3 से गिराऊंगा। तो कितना हो जाएगा? R 1/1 माइनस 1/9, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा R इंटू 8/9, R इंटू 8/9। तो भैया इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो λ2 जो होगा आपका वो 9/8R। चलिए इक्वेशन 2, अब λ2/λ कर लीजिए, तो λ2 कितना है? 9/8R, और भैया लैम्डा कितना आया था आपका? 4/3R। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 9 इंटू 3/4 इंटू 8, 27/32 लैम्डा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो हमारा सी है, 27/32। फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, टिक करते एक कदम एडवांस की तरफ होता। बहुत ही आसान है, मजा आ रहा होगा करने में, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने वाला सेशन चल रहा है ये। चलिए भाई बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें देखो भैया क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth बोहर ऑर्बिट हैज मैग्नेटिक मोमेंट इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से बोला है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की पावर x। तो वो कह रहा है भैया x बता दो।
देखो भाई बहुत आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है भाई करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक मोमेंट ना, जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो वो करंट कैरिंग लूप बनेगा, और करंट कैरिंग लूप बनेगा तो इसकी वजह से उसके डाइपोल जनरेट होंगे, और मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है। N है नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न तो 1 कंसीडर कर रहे हैं, I इंटू ए। अब देखिए मेरे बच्चों, I को लिख सकता हूं E/T, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एरिया पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, E अपॉन टाइम को लिख सकता हूं 2 पाई R अपॉन V, यही होता है, बिल्कुल सही बात है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका कितना, पाई से पाई का खेल खत्म, 1/2, एक R से एक R का भी खेल खत्म, तो 1/2 कितना, EVR। EVR। अब आप V की वैल्यू रखिए और R की वैल्यू रखिए। तो जब आप V की वैल्यू रखेंगे, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब आप V और R को रखकर सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे यहां पर जो म्यू आएगा इसमें n की पावर 1 बनेगी। जब आप वैल्यू रखेंगे ना वेलोसिटी की और रेडियस की, तो वहां पर n की पावर 1 बनेगा, और ये n की पावर 1 बनेगा तो n की पावर x है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए भैया, v और r की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इसे देखो जरा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ मास m 3 सिमिलर डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ सेम मास आर फॉर्म। भैया इस m से क्या हुआ, 3 सेम डॉटर बन गए, m/3 प्लस m/3 प्लस m/3। चलो भैया बना दिया। अब कह रहा है वो द स्पीड ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्म ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा m विल बी। भैया एक बात बताओ यार, यहां से जब हम यहां आएंगे तो एनर्जी तो रिलीज होगी ना, तो अगर मैं यहां पर देखूं भाई तो डेल्टा m c² इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, और तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा दो ना, इधर जो एनर्जी बनेगी डेल्टा m c² इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल आपकी वो कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। भाई साहब जो मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी है वो कहां गई, काइनेटिक एनर्जी में ना, तो डेल्टा m c² इक्वल टू 3k। अब अगर आप देखें तो डेल्टा m(c² इक्वल टू 3, और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी मेरे बच्चे कितना, 1/2, मास कितना है, मास है m/3 इंटू v², तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ गया भाई। देखिए अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो mv² इक्वल टू 2c² डेल्टा m, v² इक्वल टू 2c² डेल्टा m अपॉन कैपिटल M, और v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, जब आप इधर लगाओगे तो सिंपल v इक्वल टू c अंडर रूट 2 डेल्टा m अपॉन कैपिटल M, और ये जो वैल्यू है ये ऑप्शन नंबर सी में चली जाएगी, और इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। चलिए भाई, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th एक्साइटेड स्टेट। भैया चाहे पहले स्टेट में देख लो, दूसरे स्टेट में देख लो, तीसरी स्टेट में देख लो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में किसी भी स्टेट में जो रिलेशन होता है वो सेम होता है। क्या होता है भैया, जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है आपकी, अगर आप इसको पोटेंशियल के फॉर्म में देखेंगे तो पोटेंशियल के फॉर्म में हो जाता है ये U/2। ठीक है, कितना हो जाता है ये U/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो U/2 है इक्वल टू K है। आपको साइन पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है साइन पर, कि वो नेगेटिव बताता है बाउंडेशन को, तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव होती है। अब हमें बताना है रेशियो किसका, काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना हो गया, K/U इक्वल टू 1/2। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही होता, एक कदम एडवांस की तरफ होते। आइए भैया नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें देखो भैया क्या बोला गया है, पढ़ो जरा। 2 स्टेटमेंट हैं और दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा।
स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है मेरे बच्चे? मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन अ टिनी न्यूक्लियस। यार सुना सुना सा लग रहा है, बहुत सही है, किसने बोला होगा, देखते हैं जरा। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इज रदरफोर्ड मॉडल। भाई साहब, रदरफोर्ड की थ्योरी यही तो कहती है यार। बहुत सही, बिल्कुल 100% सही बोल दूंगा मैं इसको। स्टेटमेंट नंबर 2, एन एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड। भाई रदरफोर्ड ने ऐसा कहां बोला यार? हमने तो रदरफोर्ड की थ्योरी में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा ना। तो इसका मतलब ये गलत है, ये रदरफोर्ड की जो थ्योरी है ये नहीं है। स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। क्लिक करते और एडवांस की तरफ जाते। इसे देखो भैया, ये क्या बोल रहा है? रिएक्शन में एनर्जी बोली गई है। ये एक रिएक्शन दे रखी है, आपको कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। पूरे इस रिएक्शन में बताना है। अब आप एक बात बताइए जरा, देखो इधर आप ये जो LHS है ना, LHS को जोड़ लो। ये कंबाइन रिएक्शन करनी है आपको, 1 और 2 को ऐड करो, इधर से 1 और 2 को ऐड करो। ये क्या बनेगा मेरे बच्चे? 3Li6 प्लस 0N1 प्लस 1H2। समझते रहना मेरे बच्चों, 1H3। मैंने लेफ्ट हैंड जोड़ दिया दोनों का, चलो भैया राइट हैंड भी जोड़ देते हैं। 2He4 प्लस 2He4 प्लस इसी तरीके से 1H3 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1। अब आप देखिए जरा, वही जो सिंपल बेसिक रूल है यार, यहां पर 1H2, यहां पर 1H3 आ रहा है, तो ये वाला 1H3 कैंसिल आउट हो गया इस वाले 1H3 से। इसी तरीके से एक न्यूट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस वाले न्यूट्रॉन का खेल खत्म इस वाले एक न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इधर रह गया क्या? इधर रह गया सिंपल आपका 3Li6 प्लस 1H2 इक्वल टू, इधर क्या रह गया? 2He4 रह गए भाई, 2He4 प्लस 2He4। अब आप एनर्जी देख लो यार, देखो आपको ना Li का भी मास दे रखा है, आपको 1H2 का भी मास दे रखा है और 2He4 का भी। तो Li का मास प्लस 1H2 का मास, आप इधर रिएक्टेंट का मास देखिए, प्रोडक्ट का मास ऐड करिए, दोनों को जब माइनस करेंगे तो मास डिफेक्ट आ जाएगा, और उस मास डिफेक्ट में सीधे 931.5 की गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना भाई। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो द एटॉमिक मास, देखो भैया ये जो क्वेश्चन है आपका, इसे समझने की कोशिश करो जरा। द एटॉमिक मास ऑफ 6C12 इज, भैया दे रखा है, और 6C13 का भी मास दे रखा है। वो कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम 6C13। भैया 6C13 से हमें न्यूट्रॉन निकालना है, 6C13 से न्यूट्रॉन निकालना है। चलो निकालो जरा, कितना? 6C12 बन जाएगा प्लस कितना? 0N1 बन जाएगा। तो अपने आप थोड़ी निकलेगा, आपको यहां एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी, तब जाकर ये ब्रेक होगा। तो भैया एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? सिंपल, फिर से वही बात भैया, इसके मास में से 6C13 के मास में से इन दोनों के मास को माइनस करो और 931 की मल्टीप्लाई करो। सब कुछ दिया हुआ है आपको, इसका भी मास दिया हुआ है, 13 का भी मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का भी मास दिया हुआ है। आसानी से आप एनर्जी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, द रेडियस ऑफ थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर एटम इज आर। थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट की बात कर रहा है वो। द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी, आपको पता है जो रेडियस होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे। तो आपको बताना है R4/R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो ये R4 मेरे को कैलकुलेट करना है, R3 मेरे को कैपिटल R दे रखा है 16/9। तो ये हो जाएगा R4 इक्वल टू 16/9R। देख लो ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिए आप लोग कितने सिंपल हैं। लोगों ने इस हिसाब से जो है जेई मेंस
2024 का सेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उसमें 2023 का करेंगे। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप फॉर्मूले की सीट को मेंटेन करके रखिए, और जितने भी पीवाईक्यू हैं, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट यूज होता है तो आप उसको तुरंत अपडेट करिए। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे आपको पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता चलेगी यार। ठीक है, सो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।